Hello students, today we are going to talk about the percentage composition. As the name itself is suggesting, percentage composition का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है. एज वी ऑल नो दैट कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किससे फॉर्म होता है? एटम्स से, राइट? एंड एटम्स आर ऑफ वेरियस और सेम एलिमेंट. तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो मॉलिक्यूल एक कंपाउंड के लिए जनरली हम यूज़ कर रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कितनी वैरायटी के एलिमेंट्स की क्या क्या परसेंटेज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू से कैलकुलेट फॉर वाटर, तो एज वी नो दैट इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. सो हाउ टू कैलकुलेट इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसके जो मास है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 एटम्स है हाइड्रोजन के इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट, अपॉन द मोलर मास ऑफ वाटर. वाटर का मोलर मास है 18 एंड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो इट विल गो लाइक 2 upon 18 into 100. So we can solve it like 100/9%. ठीक है. सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा बिल्कुल सिमिलर सेंस में 16 upon 18 into 100. That is, again we can get it solved. So it would go like this, like 8 upon 9. So 800 divided by 9%. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं so you will get your answer. So we will get 11.1% of hydrogen is there and 88.9% of oxygen is there. So in this way we can calculate for any of the molecule, any of the compound, its percentage composition. So students, you must be wondering that why this percentage composition is required to be known. परसेंटेज कॉम्पोजिशन जानना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जानकर ही इससे किसी भी अननोन कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन अल्टीमेटली उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं. सो द टॉपिक फॉर मेन कंसर्न टुडे इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. सो लेट अस डिस्कस दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की. दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms present in a compound. किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और उनके बीच में क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इसे रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल फार्मूला. और वहीं जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस रिप्रेजेंट्स the actual number of atoms of different elements present in compound. किसी कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन देता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूले को जाने बिना मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुंचना इट्स नॉट पॉसिबल. पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, एम्पिरिकल फार्मूले को या मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. मैं यहाँ एक जनरल फार्मूला लिख देती हूँ. परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय
molar mass and multiply by 100. So this goes the formula. Once again I am repeating the formula everyone. Number of parts by mass of the element by molar mass multiply by 100. तो इसी तरीके से हमने अभी वाटर के लिए निकाला था, तो आप किसी भी फॉर्मूले के लिए ऐसे ही निकाल सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो था empirical and molecular formula. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द empirical formula and the molecular formula. एक बार फिर से सुन लें. empirical formula क्या है? यह है simplest whole number ratio of atoms रिप्रेजेंटेड इन दी कंपाउंड. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, ये तो बताता है कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं या कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके बीच का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये इंडिकेट करता है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करता कि एक्चुअल में कितने एटम हर एक के प्रेजेंट है. और वहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. अब इसको समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. से glucose. In case of glucose, the simplest ratio is CH2O. ओके, तो ये जो CH2O है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला. लेकिन अगर इसी ग्लूकोज में एक्चुअल नंबर लिख दिया जाता, यानी CH2O की बजाय लिखा जाता C6H12O6, तो ये जो है, क्योंकि इसमें कार्बन के एक्चुअल 6 एटम्स दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तो ये जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को. राइट, सो दिस इज द मीनिंग फॉर इम्पीरिकल एंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे 6:12:6 का जब हम रेशियो निकालते हैं तो 1:2:1 आएगा. तो ये जो लिखा गया है ये क्या है? ये इम्पीरिकल फॉर्मूला. और यहाँ से ये जो एक्चुअल यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो आप सोच रहे होंगे वाटर के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 2:1. ठीक है, we are not talking about mass over here, we are talking about the number of atoms. So 2:1. तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यही इसका एम्पीरिकल फार्मूला भी है. ठीक है, कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ऐसा होता है, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत बढ़ जाते हैं, वहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पीरिकल फार्मूले में डिफरेंस हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर ऑलवेज डिफरेंट, दे माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे मे बी सेम ऑल्सो फॉर अ मॉलिक्यूल. तो कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पीरिकल फार्मूला रिलेटेड है? नाउ आई एम पुटिंग द रिलेशन. मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to empirical formula multiply by some number n. So everyone, मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए एम्पीरिकल फार्मूला अगर हम निकाल लें तो एम्पीरिकल फार्मूले को एक नंबर n से हमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इस अपने एम्पीरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो जाते, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता. तो इसी तरीके से हम जनरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू some number n multiply by empirical formula. So then the question arises to your mind that how to calculate this n. अब जैसे ग्लूकोज में तो हमें पता था कि यहाँ नंबर 6 आ रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है या 6 है? हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर नंबर? So students, how to calculate? n can be calculated by knowing the molecular mass and the empirical formula mass. जैसे जब हम एम्पीरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके एम्पीरिकल फार्मूले से निकाल सकते हैं एम्पीरिकल फार्मूला का मास. ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूलर मास है या तो हमें प्रोवाइडेड होगा या किसी ना किसी फॉर्म में हमें गिवन होगा. और जब ये हमें प्रोवाइडेड होगा और हम एम्पीरिकल फार्मूला निकालने के बाद एम्पीरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, आपस में जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, नंबर आ जाएगा हमारा n. जिस n से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एम्पीरिकल फार्मूले को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो it is not having any confusion. So let me just recall the things what I have told you कि empirical formula बताता है simplest
होल नंबर रेशियो को एटम्स के बीच में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कैसे उन दोनों को आपस में रिलेट किया गया है। उन दोनों को आपस में रिलेट किया गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू सम नंबर n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस n is calculated by this relation which is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. In most of the cases this must be given to you. This you have to calculate by calculating the empirical formula. So now the question arises how to determine the empirical formula. So the next is in the series steps for determining empirical formula. So students, what are the various steps for determining the empirical formula? इसको लैंग्वेज में लिखने की बजाय मैं आपको इसे एक या दो क्वेश्चंस करके बताऊंगी, सो दैट लेटर ऑन सिर्फ अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो यू कैन ईजिली फाइंड इट इन एनी बुक. ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर. और इन क्वेश्चंस को यानी एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करना है ये अब आप सीखेंगे. सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. अगर ये आपको डायरेक्टली गिवन है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम हैविंग एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, कोई अननोन सॉल्ट है जिसकी कॉम्पोजिशन अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाली गई जब तो वहाँ से पता चला कि सोडियम जो है वो है 29.11%, सल्फर जो है दैट इज 40.51% and oxygen present is 30.38. So this data is being given to me. Okay, so how to calculate the empirical formula? Now see the steps. जब हमें empirical formula calculate करना है, so we will construct a table consisted of various columns, जिसमें पहला कॉलम जो आएगा वो कॉलम आएगा एलिमेंट के नाम का. हमारे पास एलिमेंट जो गिवन है हम उन्हीं को यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं. तो आई एम राइटिंग इन द सेम ऑर्डर NaS एंड सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. अब ये जो हमारे तीनों एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे इनकी परसेंटेजेस जो हमें प्रोवाइडेड हैं. तो हमें परसेंटेजेस तीनों की प्रोवाइडेड है. आई एम मेंशनिंग नाउ. सोडियम की है 29.11%, ठीक है. अब यहाँ पर आप दोबारा परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. सल्फर की है 40.51 और सिमिलरली ऑक्सीजन की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है 30.38. इन द थर्ड कॉलम वी विल मेंशन एवरीवन्स एटॉमिक मास. सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 23. सल्फर के लिए इट इज 32 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16. सो नाउ वी हैव मेंशन्ड इट. अब इतना करने के बाद हमें करना है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. नो मैटर दिस नंबर इज स्मॉल और बिग, यू हैव टू डिवाइड बाय द एटॉमिक मास. यानी अगर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. सो इन द फोर्थ कॉलम व्हाट वी हैव टू डू, इन द फोर्थ कॉलम वी हैव टू डिवाइड द सेकंड कॉलम बाय थर्ड कॉलम. ठीक है, सेकेंड कॉलम के जो भी वैल्यूज हैं उनको थर्ड कॉलम की वैल्यू से हमें डिवाइड करते रहना है. सो 29.11 अपॉन 23, देन इट इज 40.51 अपॉन 32 एंड सिमिलरली 30.38 अपॉन 16 एंड देन वी विल पुट इट देयर वैल्यूज. तो वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज को जिस तरीके से आ रही है 1.26 और यहाँ से वैल्यू आ रही है 1.89. ठीक है, तो ये वैल्यूज जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो अब हमें इन वैल्यूज में से सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए इनमें से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है. तो आप देख सकते हो ये दोनों नंबर सेम है, तो आप इनमें इसको और इन तीनों में ये सबसे छोटा है तो इनमें से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे. सो इन द नेक्स्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो.
सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगा, हर एक को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है, तो 1.26 डिवाइड बाय 1.26, 1.26 डिवाइड बाय 1.26 एंड सिमिलरली 1.89 डिवाइड बाय 1.26। जब हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज आ जाएंगी, ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और ये आ रहा है 1.5। अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो है आपका किसी भी तरीके से डेसिमल में आ जाता है, अब ये तो एग्जैक्टली हाफ वैल्यू आ रही है, तो हाफ वैल्यू आ रही है तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये छोटा नंबर होता, 1.1 होता या फिर ये हमारा 1.9 होता तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 1.5 आ रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, या हम उसको ऐसे अपने आप से नेग्लेक्ट करके टर्म को नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपलेस्ट रेशियो था, अब सिंपलेस्ट होल रेशियो, ये स्टेप हर बार रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये और स्टेप आपका तभी यूजफुल होगा जब आपका सिंपलेस्ट रेशियो आपका होल नंबर में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब 1.5 को हमें किसी तरीके से होल नंबर बनाना है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो गोज लाइक 2 to 3 एंड सो I'll have the empirical formula from this। सोडियम हमारे पास आ गए हैं 2, so we can put it Na2। सल्फर हमारे पास भी है 2, so S2 एंड ऑक्सीजन आ गए हैं 3, so goes like NaS2O3। This is the empirical formula which is being provided by the following composition। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉल मैं एक बार फिर से ये स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ। पहले कॉलम में आपने एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं, दूसरे में उनकी प्रोवाइडेड परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखनी है। परसेंटेज नहीं दिया होगा तो आपको कोई ना कोई और चीज़ दी हुई होगी, जैसे ऐसा लिखा हुआ होगा कि 1.1 ग्राम इज़ प्रेजेंट आउट ऑफ 3 ग्राम, तो आप वहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। देन थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास लिखना होगा। देन फोर्थ कॉलम में सेकेंड और थर्ड कॉलम को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स में से सबसे छोटे नंबर को सेलेक्ट करके सभी को उनसे डिवाइड करना है। ये आपका नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम हो गया। और अगर ये वैल्यूज़ आ गई आपकी होल नंबर तो आप डायरेक्टली इसको पुटअप कर दो, नहीं आ रही है तो उसको होल नंबर बनाने की कोशिश करना है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, एंड इन दिस वे यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ से जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको और शो करूँगी जिसमें हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यानी उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है तो एम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेशन में आपको डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी। So students, I am taking another example, okay? So this is your example number 2, जिसमें हम सीखेंगे how to calculate the molecular formula determination. Right? So now let's see. पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वी मस्ट नो दी परसेंटेजेस, तो मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ कि सपोज आई एम हैविंग कार्बन 24.27%, आई एम हैविंग हाइड्रोजन 4.07% एंड क्लोरीन एज 71.65%. So these are the values which are given to me, and now I am going to determine the molecular formula. Also I have been provided by the molar mass of compound. The molar mass of compound is provided to me 99.96 ग्राम। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज अगर हैं तो अब हम कैसे करेंगे, तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप ए, दैट इज टू कैलकुलेट दी एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें बनानी पड़ेगी एक टेबल। तो टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट के नाम लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके सामने लिखेंगे इनकी परसेंटेजेस, 24.27, 4.07, 71.65। नेक्स्ट कॉलम में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5।
नाउ इन द नेक्स्ट कॉलम हमें सेकेंड कॉलम की वैल्यूज़ को थर्ड कॉलम की वैल्यू से डिवाइड करना है. सो 24.27 डिवाइड बाय 12, 4.07 डिवाइड बाय 1 एंड 71.65 divide by 35.5. On solving, we will get the values like this: 2.02, this is same 4.07 and this is 2.02. अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें सबसे छोटा नंबर 2.02 है, जिससे हमें इन तीनों को डिवाइड करना है. 2.02 डिवाइड बाय 2.02, 4.07 डिवाइड बाय 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02 एंड देन we will calculate the numbers. नंबर आ गए 1, 2, अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आ रहा है, और 1. ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर एग्जैक्ट 2 से जैसे 0.001 या 2.02 ऐसा कुछ आ गया तो वी कैन नेग्लेक्ट इट एंड वी कैन पुट द होल नंबर लाइक दिस ओनली. तो अब हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली आ गया है 1 2 1. तो ये हमारे पास इम्पीरिकल फॉर्मूला आ गया है. ए हमने क्या निकाला? इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें पहले स्टेप में. तो एम्पिरिकल फार्मूला कुछ इसी तरीके से आ गया है. कार्बन 1 है तो कार्बन को हम C सिंपल लिख लेंगे. हाइड्रोजन हमारे पास 2 आ रहे हैं और क्लोरीन भी आ रहा है 1. ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव डिटरमाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला. अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है. यानी ये जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है इसका मास लिखेंगे. कार्बन 1 है तो 12 प्लस में हाइड्रोजन 2 है 2 आ गया और क्लोरीन 35.5. तो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 49.5. ठीक है, ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास. अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हमारे एम्पिरिकल फार्मूला मास से और हमारे गिवन मोलर मास से, मैंने आपको बताया था कि मोलर मास सभी केसेस में आपको प्रोवाइडेड होगा. अगर मोलर मास नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दी होगी. वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में भी रिलेशन है. ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ पुटअप कर देती हूँ. वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. तो अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास दिया होना ही चाहिए. ठीक है, तो अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने निकाल लिया. इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड स्टेप करेंगे. थर्ड स्टेप हमारा क्या है? टू कैलकुलेट एन. एन विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. यही बताया था. ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं. मोलर मास हमें गिवन है 98.96 और हमारे पास हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी अभी निकाला है 49.5. दिस वैल्यू इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू